हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज ये हमारा चौथा क्लास है जिसमें 10 क्वेश्चन का रोज़ सीरीज़ देखते हैं। यूजीसी नेट के लिए जितनी बच्चे तैयारी करते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये 10 क्वेश्चन देखने से आपके पास एक बहुत अच्छा खासा कलेक्शन हो जाता है क्वेश्चनों का, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बहुल बुद्धि सिद्धांत विकास किसने किया है। देखिए, तो बहुल बुद्धि सिद्धांत का जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं अल्फ्रेड बीने, एल थर्स्टन, चार्ल्स स्पीयरमैन और हॉवर्ड गार्डनर। ठीक है, तो बहुल बुद्धि सिद्धांत का जो विकास है वो हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे हो गया, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, कि दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समावेशी मतलब है समान, है ना, एक समान के आधार पे, तो समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है। तो पहला है हमारा कि शिक्षक नैसर्गिक रूप से प्रतिभावान विद्यार्थियों को अधिगम को सुकर बनाता है। यानी पहला ऑप्शन में ये कह रहा है कि वैसे विद्यार्थी जो जन्म से ही प्रतिभाशाली है वैसे ही बच्चों को सिर्फ अधिगम को वो क्या करते हैं, बढ़िया बना करके उसको अच्छे से सिखाते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना, कि जो बच्चा जन्मजात प्रतिभाशाली उसी को अधिगम को सुकर बनाया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि शिक्षक कमजोर विद्यार्थियों के अधिगम को शुक्र बनाता है। तो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ना ही तेज को शुक्र बनाता है ना ही कमजोर विद्यार्थियों को शुक्र बनाता है, क्योंकि समावेश में तो उसको तो एक समान सबको बराबर लेके चलना होता है ना शिक्षक को। तो ना नैसर्गिक रूप से जो प्रतिभावान उसको और ना ही कमजोर विद्यार्थी है उसको। चलिए, तो दोनों ऑप्शन कट गया। तीसरा ऑप्शन कहता है कि शिक्षक विद्यार्थियों को सिखाने के लिए उनके माता पिता का सहयोग लेते हैं। देखिए, अब शिक्षक जो है हर विद्यार्थी के माता पिता से सहयोग लेने लगे तो फिर सिखाएंगे कैसे। तो माता पिता से सहयोग लेने वाली बात यहाँ पे गलत हो जाती है। ठीक है। चौथा ऑप्शन कहता है कि शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है ना। आप देखिए, शिक्षक जो भी विद्यार्थी जो भी पृष्ठभूमि से आता है, अमीर है, गरीब है, कमज़ोर है, तेज है, जन्मजात प्रतिभाशाली है, उससे शिक्षक को कोई मतलब नहीं रहता है। वो एक साथ एक कक्षा में बैठा के सबको एक समान सिखाता है। ठीक है, ये शिक्षक का अच्छा समावेशी शिक्षण होता है, गुण होता है। तो यानी हमारा चौथा नंबर इसका सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, ये थोड़ा सा कोट वाला क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से देखिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ताओं को संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विकास प्रस्तुत करता है। संवेगात्मक का मतलब होता है आपको इमोशनली रूप से आपको जो है बुद्धि का विकास करवाना है ना। संवेगात्मक तो यही होता है ना, संवेग को जगाना है, आपके अंदर को इमोशन को जगाना है और उससे आपको और ज़्यादा सिखाना है आपको। तो अधिगमकर्ताओं को संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कहता है कि दूसरे लोगों और स्वयं अपने संवेग को समझना। देखिए, अब जो है अधिगम करता है, स्टूडेंट है, तो उसका क्या काम है, यानी दूसरे की भावना को भी समझो, दूसरे के संवेग को भी समझो और साथ में साथ अपने संवेग को भी समझिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अपने संवेग को समझ रहे हैं, अपने इमोशन को समझ रहे हैं, लेकिन दूसरे को इमोशन को हम कदर ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरे लोगों को और अपने संवेग को भी समझना चाहिए। तो ये पहला नंबर हमारा सही हो सकता है। दूसरा कहता है स्वयं को बलपूर्वक अभिव्यक्त करना। अब देखिए, खुद को अपने आप को ताकतवर कहीं भी दिखाइएगा तो ये तो गलत बात है। तो स्वयं को बलपूर्वक अभिव्यक्त नहीं करना है। ठीक है, तो ये लिखता है कि स्वयं को बलपूर्वक अभिव्यक्त करना, तो ये गलत बात है ना। चिंतन में विवेकपूर्ण होना, यानी चिंतन में मतलब क्या, आपके अंदर जो विचार है, विमर्श है, कोई चीज़ की समझने सोचने की क्षमता है, वो हमेशा विवेकपूर्ण ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप भगवान तो है नहीं कि हमेशा विवेकपूर्ण होइएगा चिंतन में, तो कभी कभी गलत भी हो जाता है लोग। तो चिंतन में विवेकपूर्ण होना ये भी गलत बात हो गया। चौथा कहता है स्थिति के अनुरूप अपने संवेगों को समायोजन करना। अब देखिए, ये कहता है कि जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है,
उस सिचुएशन के आधार पर अपने संवेगों को क्या कीजिए, समायोजित कीजिए। ठीक है, तो ये चौथा नंबर सही है। यदि आप विद्यार्थी है, पढ़ते हैं, तो क्या करना है आपको, आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको ढलना होगा। ठीक है, हमेशा अपनी दावेदारी नहीं दिखा सकते हैं कि हम पढ़ लिख लिए तो हम हर जगह जो है अपनी दावेदारी दिखाएंगे, तो नहीं, आप स्थिति के अनुसार से कहीं पे झुकना है तो झुक जाइए, कहीं बढ़ना है तो बढ़ जाइए, है ना। तो उस हिसाब से अपने संवेगों को क्या कीजिए, कंट्रोल कीजिए, समायोजन कीजिए। तो ये नंबर, चौथा नंबर भी हमारा सही हो सकता है। अगला कहता है रचनात्मक और आलोचना के प्रति खुला होना। देखिए, अब रचनात्मक आलोचना के प्रति खुला मत, मतलब किसी को एकदम से इतना आलोचना मत कर दीजिए कि वो आपसे क्या हो जाए, नाराज हो जाए, तो ये खुला होना गलत बात है। छठा नंबर कहता है कि अन्य लोगों को जैसे वह है वैसा ही स्वीकार करना। देखिए, हाँ, ये सही बात है कि जो लोग जैसे हैं आप उसको बदल नहीं सकते हैं, आप उसको बदल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए जो लोग जैसा है आपको उसी रूप में उसको क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना होगा, है ना। कहता है ना कि कई बार जैसे हम जैसे हैं वैसे ही आपको स्वीकार करना है, कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप तो हमें बदल नहीं सकते हैं, और जो बदल कर किया जाए वो तो सौदा होता है। तो अन्य लोगों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कीजिए। समझ आ गया। तो इस हिसाब से हमारा कौन कौन सा सही हो गया था, 1 और 4 और 6। देखिए, तो पहला नंबर ही हमारा सही हो गया है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं। देखिए, तो किशोर विद्यार्थी जो है किस चरण में होते हैं, तो पहला है संवेदी प्रेरक, मूर्त सक्रियात्मक चरण, संक्रियात्मक चरण, और लास्ट ऑप्शन है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो यही हमारा सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक चरण में होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 जो है ये भी कूट वाला आंसर है, देना इसमें कूट में आपको आंसर देना है। कहता है कि नीचे शिक्षण विधियों और उपागम दिए गए हैं, उनमें से कौन सा वैश्विक सापेक्ष उपागम है। ठीक है, तो इसमें देखिए, प्रदर्शन विधि तो हो गया आपको कि आपको डेमोनाइजेशन देना है, सामने प्रस्तुत करना है, प्रदर्शन करना है, तो ये नहीं होगा। मॉडुलर उपागम हो सकता है, अभिक्रमित या अधिगम ये भी हो सकता है, व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण ये भी हो सकता है, सहयोगात्मक विधि ये नहीं हो सकता है। तो यानी आपका जो होगा 2, 3, 4 सही आंसर है इसका। ठीक है, तो 2, 3, 4 किस में है, तो बी नंबर में है, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहता है कि एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी आप एक टीचर है और आप किसी परीक्षण को तैयार करते हैं, तो इस मामले में आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन कहता है कि यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वस्तुनिष्ठ होगा। यानी परीक्षण क्या है, विश्वसनीय है तो वो वस्तुनिष्ठ होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये कट गया। दूसरा कहता है यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा। देखिए, जब उसको वैलिडिटी मिल जाती है, जब वो वैध है कोई चीज़, तो वैध है तो विश्वसनीय भी होगा, तो ये हमारा सही आंसर हो सकता है। यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वैधता भी रखेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि परीक्षण वैधता रखता है और विश्वसनीय है तो यह उपयोग भी होगा, ये भी जरूरी नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से विकसित करता है। यानी देखिए, टीम में जब हम लोग शिक्षण करते हैं तो टीम में शिक्षण करने का सबसे अच्छा जो अवधारणा वो क्या हो सकता है। इसमें कहता है 2 से अधिक शिक्षक कार्य करते हैं। देखिए, 2 से अधिक शिक्षक तो कार्य करते हैं, जब टीम वर्क है तो वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि सर्वोत्तम रूप से विकसित करना, मतलब अच्छे से विकसित कैसे होगा। तो और भी ऑप्शन देखते हैं। 2 से अधिक अध्यापक एक ही कक्षा को एक साथ मिलकर पढ़ाने की योजना बनाते हैं। ठीक है, अब 2 से अधिक अध्यापक तो ठीक है, बट एक ही कक्षा को एक साथ मिलकर पढ़ाना, मतलब साथ में मिलकर पढ़ाने की योजना जो ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक ही कक्षा में एक ही समय पे 2 टीचर कैसे पढ़ाएंगे, है ना। एक टीचर कुछ और बताएंगे, दूसरे वाले कुछ और बताएंगे, तो ये शुक्र नहीं है। देखिए, अगला है कि 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। देखिए, ये सही हो सकता है क्योंकि 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार क्या करते हैं, एक ही कक्षा को
पढ़ाने की योजना बनाते हैं, है ना, योजना बना करके पढ़ाते हैं कि हाँ भाई, हाँ 1 बजे आप पढ़ाइए, 2 बजे से हम पढ़ाएंगे, 3 बजे से वो पढ़ाएगा। तो इस हिसाब से क्या योजना बन गया, योजना बना करके आप पढ़ा सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा तीसरा नंबर सही हो जाएगा। चौथा कहते हैं कि अध्यापकों की एक टीम जो विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु तैयार और उपलब्ध रहती है। ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में कहता है कि एक अध्यापक विद्यार्थी के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है तो निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। देखिए अब कठिनाइयों क्या है कि एक अध्यापक विद्यार्थी अधिगम की कठिनाइयों का ज्ञात करके उसको क्या कहता है, दूर करना चाहता है। यानी एक तरह से क्या है, विद्यार्थी को प्रॉब्लम को निदान करना चाहता है। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, निदान करना है तो नैदानिक, यानी हमारा चौथा नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में कहता है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए तो निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है कि यानी बच्चे को आप पढ़ाइए, सिखाइए और आगे बढ़ाइए, यही ना हो सकता है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। देखिए तो विद्यार्थी को सिर्फ अगला कक्षा में प्रोन्नत के लिए जो है हमारा मुख्य उद्देश्य तो नहीं हो सकता ना। विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना, कक्षा में सहयोग को बढ़ाना और अधिगम की कठिनाइयों को समझना। देखिए तो इसमें सबसे सटीक जो हमारा लगता है वो है 2 नंबर, यानी विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना, यानी विद्यार्थी को कॉन्सेप्ट को, पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। ठीक है, विद्यार्थी अपने आप पास करके आगे क्लास में चले जाएंगे, प्रोन्नत कर देने से, प्रमोट कर देने से नहीं होगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों के अधिगम को आगे बढ़ाना है। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस हिसाब से हम आपको जो है 10-10 क्वेश्चन और डेली टाइम पे लाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि शिक्षक निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा में प्रत्यक्ष अंतःक्रियात्मक युक्ति के रूप में कर सकता है। देखिए तो शिक्षण सहायक सामग्री का हमको देखना है। देखिए तो शिक्षण सहायक सामग्री जो है, देखिए ईमेल हो सकता है क्या। देखिए तो ईमेल में हम लोग क्या करते हैं, पर्सनली कोई चीज़ मेल होता है, कोई इन्फॉर्मेशन उसको सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं, तो वो ईमेल के थ्रू हम लोग करते हैं। तो ये शिक्षण सहायक में हम लोग इसका इस्तेमाल ना के बराबर कर सकते हैं। देखिए स्काइप एक एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग वीडियो कॉलिंग वगैरह कर करके हम लोग क्या करते हैं, टीचिंग कर सकते हैं। तो ये सहूलियत हो सकता है स्काइप। ऑनलाइन चैटिंग हो सकता है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है। फेसबुक सोशल मीडिया ये नहीं हो सकता है। और उसके बाद जो ऑप्शन है हमारा छठा वो है ब्लॉग, तो ब्लॉग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 2, 3 और 4 हमारा शिक्षण सहायक सामग्री हो सकता है। तो इस हिसाब से हमारा 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया।